साथियों तो कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से संबंधित और जितनी भी बातें हैं वो सब, ठीक ना। और एक वीडियो और रहेगा जिसमें कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, एक वीडियो और लाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड पूरे बातों को हम लोग जानेंगे। ओके, तो धैर्य बनाकर देखते रहिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, ये आपका एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था आईसीएस अधिकारी थे। कौन सा कैसा अधिकारी थे? आईसीएस अधिकारी थे जिनका नाम क्या था? एलेन एक्टोवियन ह्यूम। एलेन एक्टोवियन ह्यूम जो व्यक्ति थे एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे। अवकाश मतलब छुट्टी, मतलब कि रिटायर्ड। ओके, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम मतलब एलेन एक्टोवियन ह्यूम। कोई दिक्कत? इतना तो समझ गए। इनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसे आज शॉर्ट में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन हुआ था वो पुणे में प्रस्तावित किया गया। पूना में प्रस्तावित किया गया कि हाँ भाई इसका अधिवेशन पूना में होगा। लेकिन हुआ मामला ये, गड़बड़ मामला ये हो गया कि उस टाइम क्या हुआ, प्लेग फैल गया। प्लेग क्या होता भाई? तो एक महामारी होता है, ठीक ना। उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन जो हुआ कहाँ चला गया? बंबई में। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ भैया? तो ये हुआ आपका बंबई में। कहाँ हुआ? बंबई में। ओके, आज का मुंबई, ठीक है। किनके द्वारा किया गया? तो एलेन एक्टोवियन ह्यूम। कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित। अब बंबई में हुआ था कहां भैया? तो बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज, गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज में क्या हुआ? संपन्न हुआ पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ कि यह अधिवेशन संपन्न हुआ। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे, जिनका नाम था एलेन एक्टोवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम। ओके, होना था पूना में, लेकिन पूना में फैल गया प्लेग। प से पूना फैल गया प्लेग, तो उसको ट्रांसफर करके लेके चला जाया गया मुंबई में। प्रारंभ में इसका नाम जानते हैं क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था भैया। क्या था? पहले इसका संघ रखा गया था, ठीक। लेकिन परंतु कुछ समय के पश्चात दादा भाई नौरोजी, बड़ा यूनिक नाम है दादा भाई, पापा भाई, चाचा भाई, है ना, माने समझ रहे ना, दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके सुझाव पर, संघ मतलब ही लोगों का सदस्य होता है और कांग्रेस का मतलब भी वही होता है, ठीक ना। लेकिन संघ के जगह पर दादा भाई नौरोजी के माध्यम से क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ चुका है अन्य कई एग्जामों में कि हाँ पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पर कांग्रेस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे। ओके, अब भी आई पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो ये था डफरिन था। कौन था? डफरिन। आई लॉर्ड लगा के डफरिन करता है सब, लॉर्ड है ना। ये जो डफरिन जो था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का क्या था? वो वायसराय था। ओके, तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि कोई भी एग्जाम दीजिए तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने जा रहा है। ओके, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। अब कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो उसमें कौन कौन लोग भाग लिए थे? तो वो थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, काशीनाथ, त्रयंबक तैलंग
फिरोज शाह मेहता, एच सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, दिनसा वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वीरा राघव स्वामी, एन जी चंदावरकर, रहमतुल्ला एम सयानी और व्योमस चंद्र बनर्जी। और यही व्योमस चंद्र बनर्जी जो थे ये 28 दिसंबर 1885 वाला जो अधिवेशन हुआ ना उसकी अध्यक्षता किए थे। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका व्योमस चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमस चंद्र बनर्जी थे। इसमें देखिए बहुत कम लोग था, लेकिन दूसरा अधिवेशन देखिएगा कितना आदमी हो जाएगा। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना था। भारत देश में जो अलग अलग जगहों पर अपना नेता लोग चला रहा था उस सबको क्या करना था? एकजुट करना था। जाति, धर्म एवं क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को समाप्त करना था। और एलेन एक्टोवियन ह्यूम जो इस चीज की स्थापना किए और ये डफरिन से कहा कि मदद पूछे तो ये कहा कि ठीक है। तो 1857 की क्रांति हुआ तो 1800 अन्य क्रांतियाँ हुआ, जनजातीय आंदोलन कितना हो रहा था, है ना। तो ये सब जो हुआ तो अभी अंग्रेज सोचा कि भाई क्यों ना एक संस्था बना दिया जाए। आज संस्था बना देंगे तो ये सब अपना वो संस्था के आधार पर अपना मांग कर रखेगा, मांग उठाएगा, ऐसे जने तने हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। हम लोगों को क्षति, सबको भी क्षति, है ना। तो इस व्यू से मतलब कि ये स्थापना किया गया। तो इसमें पहले सब नरम दल के लोग थे। तो आगे देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से इसकी जब स्थापना हुआ तो अलग अलग लोग इसके पर कटाक्ष किए तो उसको आगे देखेंगे, पहले और समझेंगे। अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद, 7 दिन बाद, कलकत्ता के समाचार पत्र, कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ ओकरा एक सप्ताह बाद कलकत्ता की एगो समाचार पत्र था जिसका नाम था द इंडियन मिरर। ये इंडियन मिरर जो निकल रहा था समाचार पत्र, ये लिखा जानते हैं क्या लिखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापना संबंधित बात ये कहा कि देख भैया, बम्बई में आयोजित प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ब्रिटिश शासन के इतिहास में ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ यह एक समझ लीजिए कि क्या एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। यह द इंडियन मिरर, ये द इंडियन मिरर का यह लेख था। अब पहली बार एक सप्ताह बाद छपा था। ये देखते हैं आगे क्या है। हम लोग देखेंगे कि कुछ व्यक्ति इस पे क्या किए हैं, वक्तव्य यानी कटाक्ष किए हैं, और कुछ सही और कुछ गलत। अब देखिए, कोई भी चीज़ की शुरुआत जब होता है ना तो जानते हैं लोग उसका विरोध जरूर करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि अब तक थी जो चिंगारी अब बना है शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। मतलब कहने का मतलब कि जो जिस पर लोग सोचता है कि बा ये सूक्ष्म है, छोटा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, वही पता चलता है कि जिस पर जगह सा उसी ने इतिहास रचा। तो वही बात देखिए, अब बिपिन चंद्र पाल कटाक्ष करके कहे हैं कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, भीख मांगेगा आज़ादी की और झगड़ा झंझट ने करने के लिए भीख मांगेगा। ये कौन कहे थे? बिपिन चंद्र पाल कहे थे। तो आपको पता होगा, पहले से जानते होंगे, तो लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल और पाल बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों व्यक्ति थे एकदम गौरम दल के नेता थे। समझें, आज भी हमारे देश में लोग जो है इससे रिलेटेड जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी मतलब कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, वो भी 2 भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग नरम दल के साथ है, अभी कुछ लोग गरम दल के साथ है। लेकिन हम कहते हैं कि रे भैया, अभी हम लोग आज़ाद हैं, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ा और आज हम एक संवैधानिक लोकतंत्र में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है? ये सब तो काम नेता लोगों का है ना। लेकिन पढ़े लिखे लोग ये सब पर बात करेंगे कि फलना क्या किया, चिल्ला क्या किया, ढेकनवा क्या किया, ये सब कुछ भी नहीं किया, फलना महान था, चिल्ला नहीं कुछ किया, है ना। ये सब पर चर्चा करना व्यर्थ है, सभी का योगदान होता है ना। तो देखिए, बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था, ये पाल साहब कहें, ठीक ना। और तिलक कहें, ये कहे कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करने से कुछ नहीं मिलेगा,
टर्राने से कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए दोनों गरम दल के नेता है और दोनों का टैक्स कर रहे हैं। ये कह दिए कहा कि बा ये सब भीख मांगे वाला संस्था है। ये तिलक है ये सब टटराए में ढाका वाले घर एक बार निकलेगा और टर टर करेगा, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और अब पटाभी सीताराम मैया ये कहे कि कांग्रेस की स्थापना संबंधित कारक पर पर्दा पड़ा है। कांग्रेस की स्थापना संबंधी जो कारक है ना उस पर पर्दा पड़ा है। पटाभी सीताराम मैया कहे लॉर्ड डफरिनमा कहा गया कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। मतलब एक खास व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं करेगा। वो समय का जो करजनवा जो था वायसराय करजन जो था ये कहा कि जानते हैं ये सब लड़खड़ा फरखड़ा के खत्म हो जाएगा। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि जब तक हम भारत में वायसराय के पद पर रहेंगे तो हम ये देखेंगे, चाहे यूं रहेंगे तो देखेंगे कि यह शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, कि ये इसका मतलब शांति मिले, ये चुपचाप अस्थिर हो जाए, सबसे इससे कुछ होगा नहीं। लाला लाजपत राय कही वो तो गरम दल के थे, ये कहे कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग के उपज है। कहे कि सब लॉर्ड डफरिनवा ये सब के मतलब एथी किया है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं, वही सब संस्था बनाया है, ठीक ना। लेकिन इसमें दादा भाई नौरोजी एकदम विद्वान व्यक्ति थे, वो पागल थोड़ी थे। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। अश्विनी कुमार दत्त कहे कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये जिंदगी 4 दिनों का मेला है तो इनके लिए 3 दिनों का तमाशा है। आप बताइए वही राष्ट्रीय कांग्रेस जो था ना हमरे भारत देश को आजादी दिलवाया है कि नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ये कहेंगे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये सब पद के भूखा है, इसलिए सब मतलब माने खातिरदारी अंग्रेजों का कर रहा है। विशेष कुछ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सब सुझाव दिया था। कहे थे कि जब देश की आज़ादी मिल जाएगा ना तो ये क्या करना, इस संस्था को हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ये संस्था नहीं रहेगा, है ना। लेकिन आज भी वो संस्था चल रहा है देश में। कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख कांग्रेस का प्रमुख कार्य क्या था, देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना। इसलिए तो बनाया गया था ना कि कोई भी समस्या होगा तो उसमें जो नेता वो होगा, नेता को बुलाया जाएगा, बुला करके क्या किया जाएगा, वार्तालाप किया जाएगा, जो उसका मांग होगा उस मांग को देखा जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं का कौन से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस में पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रस्ताव में सुधार करने की मांग की गई। अब लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा। लाला लाजपत राय जिनका मतलब कि संडरसवा के लाठी से मृत्यु हो गया है ना, साइमन कमीशन गो बैक वाला में। ह्यू स्वतंत्रता के पुजारी थे। देखिए हर आदमी में अच्छाई बुराई भरा रहता है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना वो मतलब कि हर पहलू पर देख करके अपना मतलब कि विचार व्यक्त करते हैं। पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय कहें कि जो ह्यूम जो थे ना ये वो ह्यूम, ये बूझ लीजिए ना कि ये समझ लीजिए कि ये स्वतंत्रता के पुजारी थे। वो चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए और यहाँ के जो गरीब था, लोग जो था जिसको भूखे मरता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके दुर्दशा को देख करके इनका हृदय क्या होता था, रोता था। ये कौन कहते हैं? लाला लाजपत राय। आइए देखते हैं आगे। अब जरा हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ है, ठीक ना। और ऐसे इसको हम वीडियो में मतलब बाद में लाएंगे, कहाँ हुआ, कौन अध्यक्षता किए थे, ठीक ना। ओके, तो ऐसे देख लीजिए आपका सबसे 10 बार जो हुआ है कोलकाता में हुआ है। 10 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो 10 बार कोलकाता में, मद्रास में 7 बार और बंबई में 7 बार। पहला तो बंबई में हुआ 7 बार, बंबई में, मद्रास में 7 बार, लेकिन कोलकाता में सबसे ज्यादा बार हुआ। दिल्ली में 4 बार हुआ था, लाहौर में 4 बार हुआ। ओके, उसके बाद कराची में 2 बार हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है, सॉरी हरिपुरा में हुआ है, सूरत में हुआ है, अमरावती में, नागपुर। अब आपको पता है कि नागपुर वाला में कौन थे, नागपुर वाला में कौन थे, रामगढ़ में हुआ, गया में हुआ, बांकीपुर में हुआ, बनारस में हुआ, लखनऊ में हुआ, मेरठ, अमृतसर। देखिए देश के हर क्षेत्र में हुआ है। हर क्षेत्र में होने का मतलब क्या था जानते हैं ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेने का मौका देना और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक इसको बनाना था। ओके, आइए बस इतना ही था। और आपको याद करने का तो 1900 तक ले तो आपको बताया था, 1885 से लेकर 1986, 87, 88, 89, 90, 1900 से बेसी तक ले बंकिम इम बंग माइलापुंग अमलल्ला एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे कि मतलब कि कब कब हुआ था। ओके, आइए देखते हैं आगे।
अब देखेंगे हम लोग, पहला तो अधिवेशन हो गया आपका मुंबई में, पूना में प्लेग फैल गया था तो मुंबई में हुआ। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन 1886 में, हर साल अधिवेशन हुआ है, हर साल अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता। पहले कहाँ हुआ था? मुंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में कब? 1886 में दूसरा, जिसमें करीब 450 प्रतिनिधि। अब बोलिए करके सूक्ष्म कहते हत नहीं सुनी है, सबसे कुछ नहीं होगा। अब देखिए कैसे संख्या बढ़ गया। दूसरा हुआ था कि 450 को प्रतिनिधि भाग लिया उसमें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। इंडियन एसोसिएशन के जितना भी नेता थे वो सब क्या हुए कि कांग्रेस दूसरा शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहले क्या हेमंत चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी। वे 20 से भी अधिक वर्षों तक कांग्रेस के एक अग्रणी नेता रहे। 20 वर्षों तक कांग्रेस के अग्रणी नेता रहे, तो क्योंकि उनके पास दिमाग था ना जी, प्रोफेसर भी रह चुके थे ना। आगे देखेंगे उनके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दूसरा अध्यक्षता जो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। ओके, अपने प्रस्ताव काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 ईस्वी में नामक एक संगठन बनाए थे, जिसका उद्देश्य क्या था भाई? तब भारतीय जनता की मांगों के लिए ब्रिटिश नेता और वहां के जनता का समर्थन प्राप्त करना था। ब्रिटिश जो नेता था उसके समक्ष मतलब कि भारतीय समस्याओं को क्या करना, रखना। किस माध्यम से? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से। ये कौन स्थापना किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे? 1867 ईस्वी में किए थे। प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 3 बार। 1886 में, ठीक ना, 86, 1893 और 1926 ईस्वी में 3 बेर ये क्या किए थे? कलकत्ता, और उसके बाद क्या थे? नागपुर, और उसके बाद फिर कलकत्ता, ठीक ना। ये 3 बार क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे। ओके, एक बार देख लीजिएगा, डाउट थोड़ा लग रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। 86 कलकत्ता, 93 नागपुर, नहीं सॉरी लाहौर, और 1906 फिर कलकत्ता। 3 बार दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 20 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे और एक अग्रणी नेता थे। ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति, इंडियन रिफॉर्मर्स कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया था। बताइए, बेवकूफ होंगे, इतना टैलेंट होंगे तबे तो अंग्रेज भोला सब। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में क्या किया था? भारतीय सुधार समिति का गठन किया था। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए के दादा भाई नौरोजी गए जहां इन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज उठाई। वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मानना था, मत ये था कि भारतीय जनता की दरिद्रता, जो भारतीय जनता में गरीबी है, अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने यानी धन निष्कासन का परिणाम है। ये दम लगा लिए दिमाग कि देखिए आज मान लीजिए कि भारत से गरीबी नहीं मिट रहा है, इतना गरीब है, भूखमरी है, इस सब के पीछे धन निष्कासन है। ये दादा भाई नौरोजी कहे थे कि ये धन का निष्कासन कर रहा है, लेकर के जा रहा है, जिसके कारण यहां दरिद्रता फैला हुआ है। ये पहले व्यक्ति थे ये बात बताने वाले। नरमपंथी, ये नरमपंथी नेता थे, गरमपंथी नहीं थे एकदम। तब देखिए, जो पेड़ फल से जब लद जाता है ना तो वो झुक जाता है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, जिनमें टैलेंटी होता है और जिनमें ज्ञान का भंडार होता है, वो व्यक्ति समझ लीजिए कि उसी फल की तरह झुक जाता है, क्योंकि उस फल को पता होता है, समझे, झुक जाते हैं। तो उस तरह से ये बहुत टैलेंट थे, इसलिए नरम दल के नेता थे। अधजल गगरी छलकत जाए वाला इनमें हाल नहीं था ये दादा भाई नौरोजी को, इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कोई व्यक्ति जाने जाते हैं तो वो कौन है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला याद रखिएगा, देखिए पहल का जो था 1885 वाला हेमंत चंद्र बनर्जी हिंदू, ओकरा बाद ये जो थे दादा भाई नौरोजी 86 वाला में पारसी थे, और ओकरा बाद तीसरा जो है बदरुद्दीन तैयब जी। ये बदरुद्दीन तैयब जी जो है तीसरा 1887 वाला जो अधिवेशन हुआ, ये 1887 वाला अधिवेशन को का अध्यक्षता करने वाले थे बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम थे, ठीक ना। तो 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब जी। अब कोई पूछेगा कि पहला मतलब कि मुस्लिम अध्यक्ष कब
कब किस अधिवेशन में था, अब इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। जब आप डिटेल पढ़े तो क्यों ना घुमाएगा, तो घूमे का आदमी थोड़ी ना बनाइए देगा ना। 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में, 1888 वाला जो हुआ इलाहाबाद में हुआ, लगभग 1300। अब बताइए दूसरा में मात्र कितना था, 450, तीसरा के तो नहीं दिया है। एक के बेर चौथा जो 1888 वाला हुआ 85 का 85 86 87 88, एक के बेर 1300 प्रतिनिधि भाग लिया। अब देखिए डफरीनमा कर रहा था कि हाथी चुकुन है, छोटी चुकुन है। अब देखिए 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता जानते हैं कौन, जॉर्ज व्हीले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जॉर्ज यूले था, जो कि 1888 वाला जो कहाँ हुआ था, तो 1888 का जो कांग्रेस का अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, उसका अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था, जिसका नाम था जॉर्ज यूले था। 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तब ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था, विलियम डिग्बी 1888 में ही। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज मतलब वो तो यूले तो हो गए, यूले के बाद और कौन कौन बने थे, तो विलियम बेडबर्न था, अल्फ्रेड वेल था और हेनरी कॉटन, ये लोग भी मतलब क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष 1885 से लेकर 1905 तक ले सामान्य रूप से नरम दौर का नाम से जाना जाता है। 1885 से लेकर 1905 यानी बंगाल विभाजन तक जितना भी लोग थे इसमें नरम दल के लोग थे, ठीक ना। तो नरम दल के अब इस तरह से भी देखा जाएगा कि बताइए ना 1820 बरस तक ले सब मतलब ये ठीक है। लेकिन देखिए कांग्रेस की स्थापना देश की आज़ादी के लिए नहीं था कि इसमें स्वाधीनता वाला बात नहीं था, उसमें था कि बस सुचारू ढंग से बढ़िया से चलाओ भाई, शासन प्रणाली चलाना है तो अच्छा ढंग से चलाओ, जो भी मांग हम रख रहे हैं उसको मांग को पूरा करो। तो इसलिए एकदम नरमी से हुआ, नरम दल के लोग थे, सीधी सी बात है। लेकिन ओकरा बाद देखिएगा आग बबूला कैसे हो जाएगा, यह चिंगारी का रूप धारण करेगा। 16 सामान्य रूप से नरम दल के दौर से इसको जाना जाता है। 1885 से लेकर 1905 वाला था। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों के अधिक स्थान देने के मांग करने लगे कि भारत को ज्यादा से ज्यादा स्थान दिया जाए। कांग्रेस ने विधानसभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित कर विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई। इसने मांग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भी भर्ती किया जाए, जबकि वो भर्ती करता उड़ता नहीं था। सिविल सर्विस, अब देखिए सिविल सर्विस में क्या था, इसकी परीक्षा भारत में भी आयोजित कराने के लिए मांग की ताकि योग्य भारतीय इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। ये करवाता था इंग्लैंड में, कहा है तो इंग्लैंड में करवाएंगे तो बहुत भारतीय नहीं जा पाएगा तो नहीं बन पाएगा अधिकारी। अब बन भी जाता था तो किसी तरह से वो क्या करता था, फेल करवा देता था। बात समझे, तो ये सब है। आइए देखते हैं आगे। लॉर्ड ने कर्जन से खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए योग्य नहीं है। हाँ क्या बात, ये सब भारतीय जो है ना, ये सब कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सब बेवकूफ है, मतलब बुर्बक समझता था और सब चांग करके बोलता है कि नहीं बोलता है, समझे। तो ये कह रहा था कि ये सब मतलब कि ये कह रहा था कौन, कर्जनवा कह रहा था कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए योग्य नहीं है, मतलब हाय पर ज्यादा जोर डालता है, सब हाय बढ़िया से कहने आता है ओकरा के, ठीक ना। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य की घोषणा किया, कहा क्या कांग्रेस को नष्ट किया, हराओ। अब उसको पता चल गया कि ये जो है चिंगारी अब बन जाएगा 16, तो अब इसको खत्म करने की घोषणा किया। इसके लिए उसने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का किया कि अपनाना शुरू कर दिया, ठीक ना। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। अब बुझ गया कि अरे तोरिक रे ये तो सब जाग रहा है रे, अब तो हम लोगों का पत्ता काट देगा, लोटा लोटिया उठवा करके भगवा देगा। तो अभी लगा अब फिर चाल चलने हिंदू मुस्लिम करने, समझे, और हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड एंड क्या बोलते हैं, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का अवलंबन ये चलाने लगा। और इसका परिणाम देखने को मिला 1905 का बंगाल का विभाजन। लोग इसका विरोध करते रह गए, लेकिन लौट कर जनवा इसको बांट दिया। लेकिन घबराइए मत, फिर मिल जाएगा। 19वीं सदी के अंतिम दशक में
राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों का नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रमुख नेताओं में आ गए, अब गरम दल के नेता आ गए। तो देखिए सब जगह सबके काम होता है, जब जैसन तब तैसन नेता, व्यक्ति कैसन, बात समझे। तो सब जगह सबके काम आता है, नरम का भी गरम का भी सबका। जहाँ प्रेम से काम चले वहाँ प्रेम से, जहाँ नफरत से करे चले वहाँ नफरत से, तो सबकी जरूरत होती है। अब बताइए ना, जहाँ जौन काम कर देगा सुई वो तलवार से नहीं होगा, और जौन तलवार करेगा वो सुई तनका कर सकता है ना। तो बाल गंगाधर तिलक यानी लाल बाल और पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल और पाल जो थे प्रमुख थे। इन नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर उसकी आलोचना की थी कि भाई सब हवा सब। अगर भोजपुरी में कहल जाए तो कैसे कहा जाएगा जी भोजपुरी में कहा जाए तो कैसे कहेगा लोग अपने लैंग्वेज में। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है भैया, ये सब मतलब प्रशासन में कहीं सुधार होने से हो जाएगा, नहीं होगा। भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। अभी लोग कहेगा स्वराज मतलब मेरा देश है, हम इस पे शासन करेंगे, हमको दे दो, हम थोड़ा सा सुधार फुधार के मांग नहीं करेगा। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या प्राप्त करके रहूंगा। तब ये नारा बहुत बुलंद है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये थे आपका बाल गंगाधर तिलक थे। इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया, जनता में एकदम राष्ट्रवादी भावना दम पूरा मतलब समझे तूफान मचवा दिए तथा उन्हें देश हित के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी किया। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इस नए समूह का प्रवक्ता था। केसरी जो पत्र निकाल रहे थे एकदम इसमें ओत पोत था, एकदम पूरे एकदम फुर्ती ला देगा आपके जिस्म में। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए लोकप्रिय धार्मिक हिंदू उत्सव गणेश पूजा और शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों को भी उपयोग किया। तो ये बाल गंगाधर तिलक ही जो थे जो कि गणेश पूजा और शिवाजी उस जयंती मनाना शुरू किए, ठीक ना, हिंदुओं को जगाने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ जाएगा, क्योंकि मतलब बांट दिया था तरह तरह, इसमें तो अंग्रेज का चाल था, तो फिर आपस में लड़ने की क्या जरूरत था, ठीक ना। लेकिन चलिए शुक्र है कि सब कोई फिर से मिला और फिर गांधी जी का एंट्री हुआ इसमें, और गांधी जी का एंट्री हुआ, फिर नरम दल तो था, फिर बीच में गरम दल, फिर नरम दल आया और नरम दल गांधी जी के सत्य और अहिंसा के पथ पर चल करके देश को आजादी हमको मिला। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि तोरा कुछ बुझाता नहीं है, भाव भाव खाली करता है। तो देखिए भैया बात यह है कि जो हम पढ़ते हैं वही बोलते हैं, हमको इस तरह हवा में तीर नहीं मारते हैं, ठीक ना। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलनों के नए तरीके को अपनाया। ये लोग अलग तरीका अपनाया, ठीक ना। सबको अपना अपना तरीका होता है, आदमी गलत नहीं होता, आदमी का सोच गलत होता है, तरीका गलत होता है। देखते आगे। अभी लोग कहे कि देखो भूमि पर जो कर ले रहा है, टैक्स ले रहा है, भू राजस्व, उसकी कमी की जाए तथा भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों के में परिवर्तित किया जाए। इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च तथा भारतीय धन के विदेशी जाने का विरोध किया। ये लोग कहे के बाद सेना पर बहुत सारा खर्चा करता है पैसा है, और उसके बाद तरह तरह के विरोध किए। भाषण एवं बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण के योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रचार इत्यादि अन्य मांगे की थी। सभी सरल मांगे थी। इन दौर के कांग्रेसी नेता ने भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। वे अंग्रेजी की में शिक्षित थे और सोचते थे कि सरकार उनकी सभी मांगे स्वीकार कर लेगी। पढ़े लिखे लोग थे तो लोग सोचता था कि हाँ भाई हम जो मांग रखेंगे वो मांग क्या करेगा, ये सब स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसा करता वर्ता नहीं था। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। जो नरम दल के जो नेता थे उनका मतलब ये नहीं था कि हाँ मतलब उसका विरोध कर रहे, ठीक ना। विरोध तो करने लगे, बाद में आकर के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका विश्वास था कि उनकी न्यायोचित मांगों पर सोचने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सरकार विवश होगी। सरकार क्या होगी? विवश होगी, और सरकार मांग हमारा पूरा कर देगी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही हुआ जो गरम दल के लोग सोच रहे थे। नहीं माना बात। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई। शुरू में मतलब सहानुभूति दिखाई, तनका मतलब बात मानता था, ठीक ना, ठीक। परंतु जल्दी ही उन्होंने विरोधी रवैया अपना लिया। अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दिया। अधिकारी जो था उसको बताया नहीं तू कांग्रेस भाग नहीं ले, हट कहा है तो जाएगा, तो ये तो मतलब दिमाग लगा देगा ज़्यादा। तथा कांग्रेस को एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा कांग्रेस को करे कि राजद्रोही संगठन है। मतलब समझिए इसको खत्म करने का पूरा प्रयास लोग करने लगा अंग्रेज सब, भूरा सब।
अब कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय। 19वीं सदी के अंत तक सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई थी, जिससे सरकार विरोधी आंदोलन का उदय होने लगा। अब सरकार के विरोध का वो लगा, कांग्रेस को किस तरह दबाने की कोशिश करने था, इधर भी दबने वाला लोग नहीं था, है चलो आओ जैसे फरियाना है उसे फरिया लो, ठीक ना। इस तरह से क्या किया कि शुरू कर दिया लोग। ये दिखता है थोड़ा आगे। तो इसके बाद वाले जो पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक इजाजत, टेक करें, गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे को भी भलाई हो जाए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो इजाजत, टेक करें, गुड बाय।